नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने शुरू की थी राजनीतिक एवं संविधान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान और हमारा टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास। तो साथियों, इस संवैधानिक इतिहास को टॉपिक को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो साथियों, आज की क्लास का आज के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक इतिहास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्वागत है साथियों। हमारा टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संवैधानिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। देखो साथियों, हमने पढ़ा था संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और संवैधानिक इतिहास को हमने दो भागों में बांटा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल और ब्रिटिश ताज का शासनकाल। और साथियों, हम पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल। और साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत हम दो प्लासी के युद्ध दो युद्ध महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा की थी। एक तो प्लासी का युद्ध और एक साथियों बक्सर का युद्ध पड़ा था। और इसके बाद साथियों क्या है कि अंग्रेज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि क्या है कि बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जो जमा लेती है। और इसके बाद क्या होता है कि बंगाल के अंदर वो लोग द्वैत शासन प्रणाली यहाँ पे लगा देते हैं। और द्वैत शासन प्रणाली साथियों 1665 से लेकर के और 1672 तक चलती है। और 1672 में द्वैत शासन प्रणाली का जो समय समाप्त होता है, इसके बाद वो यहाँ पे क्या है कि कानून एक बनाने शुरू होते हैं। और आपको पता है कि भारत के अंदर दो तरीके से कानून लागू करेंगे ब्रिटिश वाले। जो ब्रिटिश सरकार है वो दो तरीके से कानून कानून बनेंगे साथियों ब्रिटिश संसद के अंदर ही, लेकिन वो दो तरीके से लागू होते हैं। देखो, एक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल के अंदर अपने कानून लागू करती है। और दूसरी बात करें तो ब्रिटिश ताज का जो शासनकाल आ जाता है, तो उसमें यानी ब्रिटिश हुकूमत जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने कानून लेकर के आएगी। तो आज साथियों, हमें आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कौन कौन से कानून भारत के अंदर लागू किए गए और उस कानूनों के बारे में पढ़ेंगे कि उस कानूनों के अंदर क्या क्या उस कानूनों का संवैधानिक महत्व है, क्या क्या उस कानूनों की विशेषताएं हैं और क्या क्या उसके अंदर प्रावधान था, क्या उनका उद्देश्य था। इनसे ऐसी तथाकथित जो जानकारियां हैं जो आज की क्लास में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो कानून लागू किए गए उन कानूनों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत में कानून लागू किया गया वो कानून कौन सा था। तो साथियों, वो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट था साथियों। यानी हिंदी में बात करूं तो विनिमय अधिनियम आया था साथियों 1773 में। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के उस विनिमय अधिनियम 1773 की चर्चा करूंगा, उसको जानोगे, उसके बारे में जानेंगे कि उसके प्रवर्तक कौन थे, उसका लागू करने का उद्देश्य क्या था, उसका महत्व, उसका संवैधानिक महत्व क्या था, उसकी उसकी विशेषताएं क्या क्या थी और उसके दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या समय में परिवर्तन आया। ऐसी तथाकथित जानकारियां इसके दौरान हम प्राप्त करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे इस क्लास के इस सेशन को। आज के इस टॉपिक को, आज का प्रकरण है संवैधानिक इतिहास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के जो भी जितने भी कानून लागू हुए उन कानूनों के बारे में जानेंगे। तो साथियों देखो, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू कानून वो साथियों कौन सा था। वो साथियों था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ये साथियों आया था 1773 में। हिंदी में बात करूं साथियों तो इसको हिंदी में कहते हैं ये नाम लिख देखो, रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये गए है साथियों, यहां पे ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी विनिमय अधिनियम। कौन सा, हिंदी में बात कर रहे हैं साथियों, विनिमय अधिनियम। अधिनियम 1773। और साथियों, ये 1773 में भारत के अंदर आया था। और इसको बात करें तो लागू कब होता है भारत के अंदर, तो साथियों 1 जनवरी
1 जनवरी 1774 के अंदर ये भारत के अंदर लागू हो जाता है साथियों। अब बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों मैं प्रवर्तक की अगर बात करूं, यानी इसके प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक साथियों थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे साथियों। ये जो लॉर्ड नॉर्थ थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और साथियों अब बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का 1773 में आया था साथियों, जो 74 में लागू हुआ था। इस रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने का उद्देश्य क्या था, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य थे जिसकी वजह से इस रेगुलेटिंग एक्ट को है जो लागू किया गया, उसके बारे में देखते हैं। यानी उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम किसके बारे में चर्चा करेंगे, उद्देश्य के बारे में। इसका लागू करने का उद्देश्य क्या था। देखो मैं लिख देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को समाप्त करने के लिए साथियों इसको है जो पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को और कुशासन जो हुआ करता था उसको, कुशासन को समाप्त करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर लाया गया था साथियों। अब देखो कि जैसे क्या है, देखिए जैसे भ्रष्टाचार की, देखो इस उद्देश्य से क्या जाहिर हो रहा है, इस उद्देश्य से सीधा सीधा जाहिर हो रहा है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये सीधी सीधी क्या बात देख रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही है, घाटे में जा रही है, तभी तो ये लाया गया था। यानी कारण ये रहा इसके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो भारत में निजी स्वार्थ के लिए भारत के अंदर क्या करने लग जाते हैं, अन्य काम करने शुरू कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है कि एक तरीके से घाटे में जाना शुरू हो जाती है। उनकी जो शासन व्यवस्था है, कुशासन यानी जो शासन व्यवस्था होती है उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, यानी कुशासन यहाँ पे शुरू हो जाता है और लोग भ्रष्टाचार यहाँ पे करने लग जाते हैं, है ना। कम पैसे वाली चीजों को ज्यादा में खरीदना, ज्यादा वाली चीजों को कम पैसे, इस प्रकार का भ्रष्टाचार भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे कर देते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का जो उसका जो नियंत्रण था वो नियंत्रण साथियों सही या नियमित रूप से, सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इसलिए वहां से क्या है कि इसके लिए एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये साथियों भारत में सबसे पहले इसकी लिखित कानून आता है साथियों। ये लिखित कानून था, ये सबसे पहले लिखित कानून के रूप में आता है। लिखित कानून यानी ये भारत के अंदर सबसे पहले आने वाला लिखित कानून माना जाता है साथियों। और साथियों यही से क्या है कि संवैधानिक इतिहास की, भारतीय संवैधानिक इतिहास की जो वास्तविक शुरुआत है वो यहीं से शुरू हो जाती है। यहीं से संविधान का जो वास्तविक जो इतिहास है, वास्तविक जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। यही पहला संवैधानिक इतिहास का पहला कानून भारत के अंदर, पहला संविधान के रूप में, पहला कानून के रूप में भारत के अंदर आता है। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले भारत के अंदर आता है। अब देखो इनके बारे में जाना कि इसके प्रवर्तक कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ करता था, जो कुशासन भारत के अंदर उस समय चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए एक्ट लाया गया था। अब हमें यह जानना है कि इस एक्ट का संवैधानिक महत्व क्या था और इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं, उस विशेषताओं के बारे में हमें जानना है। देखो उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसका संवैधानिक महत्व क्या था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो सबसे बात करते हैं अपन संवैधानिक महत्व के बारे में। किसके बारे में, संवैधानिक महत्व के बारे में। संवैधानिक महत्व की बात करते हैं, महत्व के बारे में। देखो संवैधानिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो इसको देखो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो इससे क्या हुआ, इससे आने के बाद, इसको पारित करने के बाद यानी क्या हुआ, तो वो देखो क्या हुआ कि इससे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर, कंपनी के शासन को, कंपनी के शासन को नियमित एवं
नियंत्रित किया गया। क्या किया गया? नियंत्रित किया गया। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? एक तो कंपनी का जो भ्रष्टाचार था, जो व्याप्त कंपनी का जो कुशासन था, उस पे क्या हुआ? इससे नियमित हो गया और नियंत्रित जो नियंत्रण में ले लिया गया, यानी सिस्टम है जो सही कर दिया गया साथियों। दूसरा, इसके सैद्धांतिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो इससे क्या है कि इसके साथ है कि इसके द्वारा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, एक फायदा भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक 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 एवं ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रशासनिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक मान्यताएं प्रदान कर दी गई, मान्यताएं प्रदान कर दी गई, प्रदान कर दी गई। इससे देखो एक ये है जो इसका महत्व निकल करके आता है कि इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो मान्यता है वो भी प्रदान कर दी गई। और दूसरी में अगर बात करूं तो इसमें देखो क्या हुआ कि इसमें भारत में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की नींव पड़ी। अब देखो ये इसका संवैधानिक महत्व है, यानी पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व क्या है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित एवं नियंत्रण किया गया उसके द्वारा, और इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक व प्रशासनिक जो मान्यता थी वो भी प्रदान हो गई। और भारत के अंदर क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव पड़ गई थी। साथियों ये तो था रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक महत्व। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, इसकी बात करेंगे। अब आगे करेंगे साथियों रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषताओं की, कि इसकी बात करेंगे विशेषताओं। अब देखो विशेषताएं, देखो सबसे पहली विशेषताओं की मैं अगर बात करूं तो उसमें क्या हुआ, देखो पहली विशेषता मैंने कहा था ना कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की मान्यता प्रदान हो गई। अब देखो पहली विशेषता यहाँ पे क्या निकल के आती है कि जो बंगाल का गवर्नर बना था ना, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था ना साथियों, उसको क्या कर दिया, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उस पद की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आ गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो ये सबसे बड़ी बात यहां से निकल करके आती है कि बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद कब बना दिया गया, तो साथियों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बना दिया गया था। साथियों ये बात कब की कर रहा हूं मैं, 1773-74 के आसपास की बातें कर रहा हूं। ध्यान रखना इस बात को कि बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बना, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें ऐसा प्रावधान था, तब बना था साथियों। अब बात करें बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था। अब साथियों आपको पता है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन हुआ करता था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर हमने पहले भी चर्चा करी थी साथियों, जो पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी का युद्ध आपको पता है किस किस के बीच हुआ था, बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, और उस सिराजुद्दौला के मध्य और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेनापति हुआ करता था साथियों, रॉबर्ट क्लाइव, उसके मध्य सर्वप्रथम युद्ध होता है। और जो बंगाल का जो नवाब का सेनापति हुआ करता था मीर जाफर, वो क्या करता है कि बंगाल का जो सेनापति उसका जो नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, वो क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों बिक जाता है और धोखे से बंगाल के नवाब को हरा देता है। तो साथियों ये क्या करता है कि बंगाल पे जो रॉबर्ट क्लाइव है बंगाल पे कब्जा कर लेता है। बाद में इस रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। साथियों उस क्लास में मैंने आपको बड़ी स्टार लगा करके ये बात बताई थी, मैंने वहां पे गवर्नर की बात की थी। तो गवर्नर कौन बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था साथियों। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था साथियों। अब देखो आगे क्यों चलते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना। अंतिम गवर्नर की बात कर रहा हूं साथियों, ध्यान से देखना, अंतिम गवर्नर कौन बना, तो अंतिम गवर्नर साथियों बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स।
हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर बनता है। और साथियों इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया जाता है, इस अंतिम गवर्नर को क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग क्या होता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। प्रश्न आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था साथियों। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था साथियों, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। और बंगाल का ये साथियों अंतिम गवर्नर है। और बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करें प्रथम की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। अब देखो यहां से कंफ्यूज मत होना आप, देखो याद रखना ऐसे कि बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर की बात आती है तो आपको रॉबर्ट क्लाइव का नाम लेना है। अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात आती है तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम लेना है। अगर आपको बात आए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। और पर अंतिम गवर्नर की बात आई तो वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो यहाँ पे केवल गवर्नर की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नर जनरल दोनों की बात हो रही है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम में क्या था कि गवर्नर के स्थान पे किसका पद आ गया था, गवर्नर जनरल का पद आ गया था। कि राजनीतिक और क्या हुआ उसमें एक राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यताएं प्रदान की गई थी। और भारत के अंदर क्या हुआ आपको पता है कि केंद्रीय प्रशासनिक का जो नींव पड़ी थी साथियों, और केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। और साथियों यहीं से क्या है कि भारत के अंदर इसी जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये भारत के अंदर सर्वप्रथम क्या है, जिला कलेक्टर का पद लेकर के आते हैं। इसी में बात आती है कि भारत के अंदर जिला कलेक्टर का पद सबसे पहले कब आया था। तो साथियों जिला कलेक्टर का पद है वो 1774 में आया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो 1774 में पारित होता है, उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। और साथियों ये क्या करते हैं, जिला कलेक्टर का पद को सृजित करते हैं, यहाँ पे जिला कलेक्टर का पद देते हैं। और साथियों देखो और इसमें क्या हुआ, और साथियों इसमें एक बात खास देखने को ये मिलती है कि एक 4 सदस्यीय सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया। कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया। कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी। और ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी साथियों, इस परिषद का काम ये था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना, ये उस 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का है जो मुख्य कार्य हुआ करता था, उसकी मुख्य जो काम हुआ करता था। ध्यान रखना कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कब किया गया भारत के अंदर, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो 1774 में पारित हुआ उसमें ये बातें की गई और गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद आया। और साथियों और क्या विशेषता देखने को मिलती है, आगे की ओर बातें करते हैं। देखो और क्या विशेषता देखने को मिलती है, तो और एक विशेषता देखने को मिलती है। देखो गवर्नर के स्थान पे गवर्नर जनरल का पद आ गया तो क्या हुआ कि जो मुंबई जो उस समय क्या हुआ करती थी, मुंबई और मद्रास ब्रिटिश व्यापारियों के क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करती थी। तो साथियों उसके जो गवर्नर हुआ करते थे उन गवर्नरों को क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए। तो दूसरी जो परिभाषा यहां से दूसरी जो विशेषता यहां से निकल के आ रही है वो है कि मुंबई एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, अधीन कर दिया। अब देखो यहां तक तो बात ठीक है, अधीन कर दिया, ये उसकी दूसरी विशेषता हो गई। और साथियों उसकी तीसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो तीसरी विशेषता यहाँ पे क्या निकल के आती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों। वो बात ये है कि इसमें एक और बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना इतनी मतलब है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है निदेशक मंडल यानी संचालन मंडल की स्थापना की गई। और संचालन मंडल की स्थापना कब की गई, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना भारत में कब की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान उसके दौरान की गई थी। और साथियों इसमें क्या होता है, 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे, 24 सदस्य हुआ करते थे। और इन 24 सदस्यों का ये काम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, और साथियों उसका जो आर्थिक जो कार्यभार था उसका जिम्मेवारी उस 24 सदस्यीय टीम को दिया गया था साथियों।
तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करती थी, यानी निदेशक मंडल का क्या काम हुआ करता था, तो निदेशक मंडल का काम हुआ करता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उस पर नियंत्रण रखना, और उसको उसकी जो आर्थिक जिम्मेवारियां थी उस सब के सब इसके अधीन हुआ करती थी। अब देखो यहां तक तो बातें ठीक है, तीन बातें यहाँ पे, तीन विशेषता हमने पढ़ी। चौथी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो चौथी विशेषता, मुख्य विशेषता यहाँ निकल के आती है कि इसके दौरान क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय क्या है कि कलकत्ता में देखो, उस समय कोलकाता नहीं था, उसमें कलकत्ता ही था साथियों, तो कलकत्ता नाम पढ़ता हूं मैं, हालांकि ये कोलकाता है, वर्तमान में हम कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो कलकत्ता में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखो प्रश्न उठता है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है साथियों वो 1774 में की गई थी। देखो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब गई, 1774 में की गई, और कहां की गई साथियों, कोलकाता में की गई थी, ध्यान रखना। और ये बात है, ये भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय था। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई, तो वो की गई थी साथियों कोलकाता में 1774 में की गई थी। और साथियों इस सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ करता था, इस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या हुआ करती थी, उसका आंकड़ा की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1+3 का पैनल हुआ करता था। 1+3 का पैनल कैसे हुआ करता था, वो देखें तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, यानी एक जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। हाँ, और साथियों तीन उसमें अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। देखो एक तो उसमें क्या की स्थापना की, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, तीन उसमें अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। देखो मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रश्न उठता है कि भारत का जब प्रथम सर्वोच्च न्यायालय बना, तो उस समय भारत का जो प्रथम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय बना, उसमें प्रथम न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो उस प्रथम न्यायाधीश की बात करूं तो भारत का प्रथम प्रथम न्यायाधीश कौन था, न्यायाधीश कौन था, जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था ना, उसका प्रथम न्यायाधीश कौन था, तो साथियों उसका नाम था सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे नाम था, एलिजा एम्पे, एम्पे एम्पे नाम था साथियों उसका, ध्यान रखना। और साथियों ये एलिजा एम्पे है, ये 1782 के लगभग 1782 के आसपास क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि उस समय क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, एक व्यक्ति होता है नंद किशोर ऐसे ब्राह्मण नाम से, उसको क्या है कि झूठा आरोप लगाकर उसको फांसी की सजा दिला देता है। तो ये क्या ऐसी कहानी, ऐसी घटना इतिहास में देखने को मिलती है कि ये सन एलिजा एम्पे है, ये क्या कर देता है कि उसको त्याग पत्र दे देता है, इस्तीफा दे देता है न्यायाधीश पद से साथियों। तो देखो ये तो एक बात देखने को, तो क्या बातें विशेष बातें देखने को मिलती, क्या विशेषताएं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और तो कब की गई कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी साथियों वो की गई 1774 में, और कहां की गई वो आपको पता है, कलकत्ता में की गई थी। और साथियों इसमें न्यायाधीशों की बात करें तो न्यायाधीशों का जो 1+3 का आंकड़ा पैनल हुआ करता था, यानी एक उसमें क्या हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, और तीन उसमें अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। सबसे जो पहला जो सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था उसके प्रथम न्यायाधीश साथियों सर एलिजा एम्पे हुआ करते थे। अब देखो अगली विशेषता की बात करूं, अगली विशेषता में क्या, देखो पांचवी विशेषता की बात करने जा रहा हूं मैं, पांचवी विशेषता की बात करूं तो पांचवी विशेषता यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारी कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को यह कहा गया, कि आप भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे, किसी भी भारतीयों से, किसी भी भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे, भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे, उपहार नहीं लेंगे, ये एक इसमें प्रावधान था, नहीं लेंगे। और साथियों दूसरा एक और अगर विशेषता की बात करूं तो उसमें यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे, भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे। अब ये बातें
है, जो ये उसकी प्रमुख विशेषताएं थी साथियों, ये था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बारे में हमने चर्चा की। अब साथियों क्या है कि कहानी आगे की ओर पढ़ते हैं, आगे क्या क्या कार्य हुआ, आगे किस प्रकार ये जो समय है अपनी सीमा से बढ़ रहा है और निरंतर गति से बढ़ रहा है, तो इस समय के चलते चलते और क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो साथियों कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, जैसे साथियों क्या होता है कि अपन भी कोई पहली बार कोई रूल बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि कोई न कोई कमी, कोई न कोई खामी रह जाती है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें भी एक कमी, कुछ कमियां, कुछ खामियां रह गई थी। उस खामियां और उस कमियों को पूरा करने के लिए, उसको सेट करने के लिए, उसको सेटलमेंट करने के लिए साथियों एक एक्ट आता है। उस एक्ट का नाम है साथियों 1781 का सेटलमेंट एक्ट। क्या नाम है? सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट, क्या नाम दिया? सेटलमेंट एक्ट। अब साथियों सेटलमेंट एक्ट आता है, साथियों इसको बात करें हिंदी में तो इसको कहते हैं संशोधात्मक हात्मक अधिनियम। क्या है? संशोधात्मक अधिनियम। देखो ये आता है 1781 में, लेकिन साथियों ये क्या होता है, ये साथियों पारित नहीं हो पाता है, पारित नहीं हो पाता है। कारण क्या रहे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो इस रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार के लिए ये जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाता है। कारण देखो मैं बताता हूं कि उस समय क्या है कि ब्रिटेन में क्या हुआ करता था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ, साथियों उसकी सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने से क्या है कि उसको जो सरकार में क्या देना पड़ता है, जो त्याग पत्र देना पड़ता है, और त्याग पत्र देते हैं तो साथियों लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर जाती है। और सरकार गिरने से साथियों क्या है कि ये सेटलमेंट एक्ट 1781 का ये भारत के अंदर आता है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाता है। फिर साथियों आगे की बात करो तो ये इसमें फिर दोबारा आता है। कब आता है दोबारा साथियों? आता है 1784 में, और उसका नाम क्या होता है साथियों? उसका नाम होता है पिट्स द इंडियन एक्ट। क्या नाम होता है? पिट्स द इंडियन एक्ट। इंडियन इंडियन एक्ट ये आता है 1700 की में। कब आता है? 1774 में आता है, सॉरी 1784 में आता है पिट्स द इंडियन एक्ट। साथियों ये पिट्स द इंडियन एक्ट है, ये कब? देखो ये जो पिट्स नाम है ना साथियों, ये उस समय का जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिरने के बाद, जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बनते हैं पिट्स द यंगर, जो ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कहे जाते थे साथियों, वो बनते हैं। और वो बनते ही क्या है कि भारत में जब ये एक्ट लाया जाता है तो उसी के नाम पे जो एक्ट का नाम है, इस सेटलमेंट एक्ट का नाम क्या पड़ देता है? पिट्स द इंडियन एक्ट पड़ जाता है। तो प्रश्न आता है कि पिट्स द इंडियन एक्ट का उपनाम क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है? तो सेटलमेंट एक्ट है, संशोधात्मक अधिनियम है, जो 1781 में आना था वो कब आ रहा है? 1784 में आ गया। कब? उस समय प्रधानमंत्री कौन आता है ब्रिटेन के? पिट्स द यंगर। पिट्स उस समय ब्रिटेन का क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखो ये भारत के अंदर आता है, तो भारत के अंदर आता है तो उसकी बातें, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो उसमें संशोधन की बातें हुई है। कौन कौन से संशोधन किए गए उनके बारे में देखना है, यानी उसकी क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं साथियों, देखो पिट्स द इंडियन एक्ट की। पिट्स द इंडियन एक्ट, कौन सा एक्ट? पिट्स द इंडियन एक्ट 1784 की मैं बात कर रहा हूं। उसमें क्या है, उसकी विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता ये है कि जो पहले जो गवर्नर जनरल का जो पद आया था साथियों, तो गवर्नर जनरल का जो पद आया था उस पद में क्या है कि 4 सदस्यीय टीम को, मैंने बताया ना कि 4 सदस्यीय टीम कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। उस 4 सदस्य वाली टीम की जगह 3 सदस्य की टीम को गठित किया गया, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब एक बात तो ये देख लो, यहाँ पे 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब एक तो ये हो गया 3 सदस्य। अब और क्या हुआ? अब देखो साथियों, एक तो उसमें क्या था, वो जो डायरेक्टर बोर्ड की स्थापना की गई। यानी बात करें, देखो दूसरी विशेषता की बात कर रहा हूं, गौर से समझना साथियों, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ कि इसमें विभाजन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक और नहीं, सॉरी आर्थिक नहीं साथियों, यहां पे लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक
राजनीतिक एवं वाणिज्य, राजनीतिक एवं वाणिज्य, वाणिज्यिक रूप से अलग अलग यानी बंटवारा कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, कर दिया गया। देखो कैसे, उसमें क्या हुआ था कि साथियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी। क्या की थी? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, डायरेक्टर की स्थापना की थी साथियों। और साथियों अब ये क्या करते हैं, एक एक तो देखो राजनीतिक और वाणिज्य दो भागों में विभाजित कर देंगे इसको, ठीक है। एक और साथियों उसमें कर दिया यहां पे आके बोर्ड ऑफ सेंटर की स्थापना, सेंटर की स्थापना कर दी। अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल यानी संचालक मंडल की स्थापना कर दी। ये क्या है? निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, मंडल। और ये क्या है साथियों? ये है नियंत्रण मंडल, नियंत्रण मंडल। अब देखो इस दो की स्थापना की गई, यानी इससे क्या हुआ कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दो भागों में बंट गई। यानी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट था इसको तो साथियों आर्थिक 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 जिम्मेवारी का कार्यभार सौंप दिया गया, जिम्मेदारी का कार्यभार सौंप दिया गया, कार्यभार सौंप दिया। और इसको क्या हुआ? इसको राजनीतिक जिम्मेदारी का कार्यभार सौंप दिया गया, राजनीतिक जिम्मेवारी का जिम्मेदारी का जिम्मेदारी का कार्यभार सौंप दिया गया। अब देखो दो भागों में बंट गई ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का विभाजन कर दिया, एक तो राजनीतिक और एक वाणिज्यिक रूप में विभाजन कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल की स्थापना कर दी जो कि आर्थिक जिम्मेवारियों का कार्यभार सौंप दिया उसको, और एक साथियों बोर्ड ऑफ सेंटर नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई यानी राजनीतिक जिम्मेवारी का कार्यभार उसको सौंप दिया। तो इसमें तरीका हो गया, ये उसकी दूसरी विशेषता। अब साथियों इसकी तीसरी विशेषता बताता हूं पिट्स द इंडियन एक्ट की, वो क्या है? तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता क्या है उनके बारे में चर्चा करें तो तीसरी विशेषता साथियों ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के अधीन जो भारत का जो भूभाग आता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन अधीन भारतीय भूभाग को भारतीय भूभाग को भूभाग को भाग को पहली बार साथियों क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहा गया। देखो इस पूछा जाए कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र या ब्रिटिश भारत का जो नाम था, जो ब्रिटिश भारत का जो लोगो था कब दिया गया, यानी ब्रिटिश भारत कब नाम आया? तो ब्रिटिश द इंडियन एक्ट जब आया था तो उसमें क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन भारतीय जो भूभाग हुआ करता था उस भूभाग को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना गया। तो ये उसकी विशेष बातें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो साथियों अब ये ईस्ट इंडिया जो पिट्स द इंडियन एक्ट 1784 है, इसकी विशेष बातें ये तीन देखने को मिलती हैं और इसमें कोई खास बातें देखने को नहीं मिलती। अब आगे देखो कई आगे पढ़ेंगे कौन कौन से एक्ट आए। वैसे तो आपको पता है कि कई एक्ट आए थे, जैसे कोई तो लेकर पैसों को बातचीत को लेकर के आया था, कोई वेतन भत्तों की बातचीत करता है, और कई ऐसे एक्ट हैं जो कंपनी के एकाधिकार को लेकर के बातचीत करते हैं। ऐसे कई एक्ट आए थे, लेकिन जो एक्ट हमारे सिलेबस के आधार पे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमारी कहानी के लिए अति महत्वपूर्ण कदम रखता है, जो हमें जानना उचित है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसकी जिसकी की कोई देखते हैं ना, जैसे जो आगे जैसे एक तो पैसों की बातचीत को लेकर की गई है, कहीं कहीं कई एक्टों में तो कहीं पर वेतन भत्तों के लेकर बात की गई है। तो इस एक्टों को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, या फिर वैसे भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, विशेष स्थान नहीं रखते हैं। तो इसलिए जो एग्जाम की दृष्टि से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उसको हमें पढ़ना है। तो वो कौन कौन से वो पढ़ते हैं, जैसे मैं बात करूं तो 1813 को जो चार्टर अधिनियम है उसकी बात करता हूं। देखो तो देखो 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, कौन सा अधिनियम? चार्टर अधिनियम। अब साथियों ये अधिनियम में क्या है? अधिनियम एक्ट, चार्टर एक्ट साथियों। अब देखो ये क्या है, इसके बारे में बात करता हूं।
तो इस चार्टर अधिनियम के तहत साथियों क्या हुआ कि ईसाई मिशनरीज हुआ करती थी, ईसाई मिशनरीज, ईसाई ईसाई धर्म मिशनरीज, मिशनरीज को ईसाई धर्म मिशनरीज को भारत में क्या हुआ कि प्रचार प्रसार का जो मान्यता प्रदान कर दी। इस 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई धर्म मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की मान्यता प्रदान कर दी, भाई, कर दी गई। अब देखो यहां से एक बात ध्यान रखना, देखो ईसाई धर्म की मिशनरीज को भारत के अंदर प्रचार प्रसार की मान्यता कब प्रदान की गई, किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और साथियों यहां से एक बात ध्यान रखना, यहां से तत्कालीन समय की बातें निकल के आ रही है, तत्कालीन समय के लिए ध्यान रखना कि यहीं से क्या होता है कि जो सामाजिक और साथियों धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, उसका शुरुआत होने वाली है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होने वाली है। तो ये यहां से अब थोड़ी सी बात, इस ईसाई धर्म मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की मान्यता दी, तो यहां से क्या होता है कि एक बात निकल के आती है तत्कालीन समय की, ध्यान में रखना, आपको याद रखना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की क्या है कि यहीं से क्या है कि बढ़ावा मिलता है और यहीं से क्या है कि शुरू हो जाते हैं। तो साथियों बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उसमें क्या होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए ईसाई धर्म मिशनरीज का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और साथियों इसके बाद क्या हुआ, जब ये ईसाई मिशनरीज को भारत के अंदर ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने की जैसे ही मान्यता प्रदान हुई, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहीं से भारत में क्या हो कि संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाते हैं, संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। और आपको प्रश्न आ जाए कि भारत के अंदर जो संगठन बनने कब से शुरू हुए थे, तो ईसाई धर्म मिशनरीज की जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की जो मान्यता 1873 में चार्टर अधिनियम के द्वारा मिली, तो उसके बाद क्या है कि जो भारत के अंदर कई संगठन बनने शुरू हो गए थे। और साथियों क्या हुआ कि 1813 में से पहले क्या हुआ था कि भारत में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ था। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार नहीं कर सकता था, किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पे नहीं कर सकता था, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर सकती थी। अब देखो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया। देखो विशेष बात क्या है कि इसमें क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब एकाधिकार समाप्त हुआ तो निजी व्यापारी भी भारत के अंदर व्यापार करने लग गए। जैसे चीन का जो चाय का व्यापार था, एकाधिकार भारत के अंदर रहा था। चीन का व्यापार है जो भारत के अंदर उस समय चाय के साथ होता था। इस प्रकार के व्यापार है जो भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। तो साथियों इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। अब साथियों समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है और इतिहास भी अपनी एक नई दिशा की तरफ मुड़ रहा है। तो साथियों क्या होता है कि सुनने में आता है कि उस समय जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, वो भारतीयों का खूब शोषण कर रहे थे। और साथियों शोषण करते करते समय आ जाता है 1833 का, और उसमें एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम का नाम है साथियों 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये साथियों सेकंड है। क्या है? 1833 का चार्टर अधिनियम भारत के अंदर आ जाता है। अब इस अधिनियम के तहत क्या है वो देखने को बातें हैं करनी है हमें। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम भारत के अंदर आया, तो उस समय क्या बातें जो भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। देखो मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या विशेष बातें हैं देखने को मिलती, हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो उसमें क्या विशेष बातें हैं जो भारत के अंदर यहाँ पे जो देखने को मिलती है। तो देखो अब 1833 में क्या होता है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्या करता है भारत के अंदर आकर। तो ये देखो यहां से बात निकल के आती है। यहां से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है,
वो क्या होती है साथियों, वो ब्रिटिश भारत पर क्या है कि जो ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाती है। यहीं से क्या करते हैं ये लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और क्या करती है साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश भारत का ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाती है, निर्णायक कदम उठाती है। अब देखो, यानी बात यह है कि ब्रिटिश भारत को एक जगह करने का एक प्रथम प्रयास है वो करना शुरू हो जाता है इस अधिनियम के द्वारा। कैसे देखो, अब देखो कैसे, जो पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता ना साथियों, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको साथियों क्या है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो, ये इसकी विशेषता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसकी ध्यान में रखना। पहली विशेषता आपको बता रहा हूं 1833 के चार्टर अधिनियम सेकंड की, कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था उस समय, तो बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर की, मैंने आपको बताया था बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ करता था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था साथियों वो वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। कौन हुआ करता था, देखो प्रथम गवर्नर की बात कर रहा हूं साथियों, ध्यान रखना। प्रथम जीजी कौन हुआ करता था, जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर हुआ करता था साथियों वॉरेन हेस्टिंग, मैंने पहले भी बताया था हेस्टिंग हुआ करता था साथियों। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल की बात कर रहा हूं साथियों, देखो बंगाल का अंतिम गवर्नर साथियों हुआ करता था विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग हुआ करता था, बेंटिंग हुआ करता था। और साथियों यही विलियम बेंटिंग क्या करता है, भारत का गवर्नर जनरल बनाता है। यानी जो गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल का पद घोषित कर दिया जाता है। तो भारत का प्रश्न यहीं से निकल कर आता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम जीजी कौन बनता है, तो ये विलियम बेंटिंग बनता है। कौन बनता है, विलियम बेंटिंग बनता है, विलियम बेंटिंग बनता है, विलियम बेंटिंग बनता है। देखो अब देखो, वॉरेन बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, ये ध्यान रखना यहीं से प्रश्न आते हैं साथियों। प्रथम गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिंग। देखो अब देखो, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो इसके शासनकाल भी आपको बता देता हूं, चलो मैं इसका शासनकाल बता देता हूं। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल साथियों वो माना जाता है 1773 से लेकर के 74 से लेकर के 73 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, उसी समय बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो प्रथम गवर्नर बना था ना। तो 1774 से देखो, 1774 से लेकर के 1785 तक ये रहता है, ठीक है। और इसकी विलियम बेंटिंग की बात करूं तो इसका जो शासनकाल है साथियों ये रहा था, इसका शासनकाल रहा था 1828 से लेकर के 1835 तक। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, और यही इसके शासनकाल में ये अंतिम गवर्नर था ना साथियों, इसको ये तो ये एक ही शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक ये क्या रहा था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा था। कौन, विलियम बेंटिंग रहा था। अब साथियों ये आपको देखो यहां से प्रश्न निकल करके आता है कि भारत के गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल का पद कब लाया गया, तो 1833 में लाया गया। ये प्रश्न है साथियों, ध्यान में रखना। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि गवर्नर जनरल का पद क्यों लाया गया, कि भाई साहब भारत के गवर्नर जनरल पद बनाने की क्या आवश्यकता हुई अंग्रेजों को, क्या ऐसे कारण रहे कि अंग्रेजों को बंगाल के गवर्नर के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज क्या करते थे, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, साम्राज्यवादी हुआ करते थे साथियों, महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी उसकी प्रवृत्ति हुआ करती थी। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं,
और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने क्या किया, गवर्नर जनरल का पद लाए थे और गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल का पद लेकर के आए थे साथियों। अब यहां से बातें महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। अब देखो आगे की ओर, इस कहानी को आगे की ओर अग्रसर करते हैं तो आगे की ओर इस कहानी में क्या विशेषता देखने को मिलती है 1833 के चार्टर अधिनियम की, वो क्या है। वो देखो, इसमें जो गवर्नर जनरल के जो हेल्प के लिए जो एक जो तीन जो कार्यकारिणी परिषद बनी थी साथियों, कौन सी परिषद, कार्यकारिणी परिषद बनी थी। उस कार्यकारिणी परिषद के अंदर कितने सदस्य थे साथियों, 3 सदस्य थे। उस कार्यकारिणी परिषद की बात कर रहा हूं, कारिणी परिषद, अब देखो 1800 ये जो बनी थी 1873 में बनी थी, जिसमें 4 थे। अब साथियों क्या हुआ कि 1874 में जब आई तो उसके 4 को 3 कर दिया। अब देखो वापस इस 3 सदस्यों को क्या कर देते हैं, 3 सदस्यों को वापस इसमें 4 कर देते हैं साथियों। इस कार्यकारिणी में 4 सदस्य वापस कब हुए, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें 3 सदस्य की जगह कितने सदस्य टीम बना देते हैं, 4 सदस्य परिषद बना देते हैं, सही परिषद बना देते हैं। अब देखो चौथा सदस्य परिषद था वो साथियों विधि मंत्री के रूप में शामिल करते हैं, उसमें विधि मंत्री के रूप में शामिल करते हैं। और विधि मंत्री के रूप में कौन सा सदस्य को शामिल करते हैं, उसका नाम था साथियों लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले को शामिल करते हैं। अब लॉर्ड मेकाले साथियों ये क्या है, ये साथियों भारत की आधुनिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं, शिक्षा के जनक। आधुनिक शिक्षा के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मेकाले को माना जाता है। और इसे क्या बना दिया जाता है, विधि मंत्री बना जाता है। यानी 3 सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी उस परिषद के 4 सदस्य परिषद बना दी गई। देखो यहां तक तो बात ठीक है। अब देखो इसमें एक और बात यहां से ये भी बात इसमें देखने को मिलती है। ये भी कहा कि ये जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी उसमें साथियों ये भी उसने कह दिया कि लिंग जाति धर्म और जो इनकी लिंग जाति धर्म और वंश के आधार पर जो उसमें कोई योग्यता नहीं होगी, यानी उसमें सीधी सी बात उसमें भारतीय लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भारतीय लोगों को है ना केंद्र जो प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक कार्य में कब शामिल किया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था साथियों। अब देखो ये तो बात यहां तक सलट गई, यहां तक पूरी होती है। और इस कार्यकारिणी का ये बातें, ये तो इसकी क्या हुई, तीसरी विशेषता हो गई साथियों। कार्यकारिणी परिषद को 3 से 4 सदस्य बना दिया गया। और एक और विशेषता इसमें देखने को मिलती है, वो क्या है, देखो वो विशेषता क्या है, वो विशेषता साथियों ये है कि इसमें क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करती है कि भारत में जो कानून व्यवस्था थी उसको संचालन, यानी व्यवस्था को संचालन के लिए और सुचारू रूप से चालू रखने के लिए एक साथियों विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, विधि आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ये ध्यान रखना कि कानून व्यवस्था को संचालन के लिए सुचारू रूप से चालू रखने के लिए विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1833 में किया गया चार्टर अधिनियम के तहत। अब देखो साथियों ये बात ठीक। और एक साथियों एक विशेषता और बता देता हूं इसकी, एक विशेषता, 5वीं विशेषता है ना, 5वीं विशेषता पढ़ेंगे। 5वीं विशेषता क्या है वो देखो, 5वीं विशेषता कर्म, आप देख लेना कहीं कर्म नीच हो रही है तो आप इसके लिए साथियों खुद जिम्मेवार हो। मेरे वो दिमाग में नहीं रहा कितना कर्म था पहले वाली की। तो देखो 5वीं विशेषता बता रहा हूं। तो 5वीं विशेषता क्या है, देखो 5वीं विशेषता इसमें क्या किया कि भारत में सती प्रथा पे गैर कानूनी घोषित कर दिया। भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखो भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, कब किया गया, सती प्रथा पे सती प्रथा ने साथियों, थोड़ी माफी चाहूंगा साथियों, यहां पे दास प्रथा है, माफी चाहूंगा साथियों, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब दास प्रथा आपको पता कब गैर कानूनी घोषित की गई, तो साथियों की गई थी साथियों 1843 में, 1843 ईस्वी में की गई थी। और साथियों इस समय देखो, इस समय क्या है कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे साथियों,
लॉर्ड एलिनबेरो हुआ करते थे। लॉर्ड एलिनबेरो हुआ करते थे। उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? जब दास प्रथा को 1843 में जो गैर कानूनी घोषित किया, तो लॉर्ड एलिनबेरो उसमें भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। साथियों, ये दास प्रथा थी ना, ये साथियों एक तरीके से समाज में लोगों का एक नैतिक पतन होता था, इससे दास प्रथा थे। और साथियों बात करें इसमें, देखो गैर कानूनी, वैसे इस पे रोक लगी थी पहले, जो वॉरेन हेस्टिंग्स आता था ना, तो उस समय साथियों 1832 की बात कर रहा हूं मैं। 1832 में वॉरेन हेस्टिंग इस पे क्या लगाता है? इस दास प्रथा पे रोक लगाता है साथियों। और राजस्थान के अंदर भी इस पे रोक लगाई थी साथियों। प्रश्न आता है कि राजस्थान में दास प्रथा पे सर्वप्रथम किस रियासत ने और किस क्षेत्र में रोक लगी थी? तो जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है ना, हाड़ौती क्षेत्र उसमें रोक लगी थी। हाड़ौती क्षेत्र की जो बूंदी रियासत है ना साथियों, राजस्थान की बूंदी और कोटा रियासत, उस रियासत में क्या है, 1832 में इस दास प्रथा पे रोक लगी थी। साथियों ये दास प्रथा समाज में, आपको पता है कि व्यक्ति के नैतिक व्यक्ति का जो क्या करती है, नैतिक पतन हो करती है। साथियों क्या हो, दास प्रथा क्या होती है, ये तो आप ही जानते हो। देखो दास प्रथा होती है कि उसमें क्या होता है कि जो युद्ध के समय जो राजा जाता था ना, उसमें युद्ध भूमि में या तो जो व्यक्ति हुआ करते थे उसको बंदी, बचे व्यक्तियों को क्या करते, बंदी बना दिए जाते थे, फिर उसका क्रय विक्रय किया जाता था। और उसको जो उसका जो स्वामी होता था, जो राजा होता था, उसको जो काम कहता था वो करता था, और दास दासियां अपने पास। और कभी कभी क्या है कि जब शादियां होती थी, कि दहेज में कुछ व्यक्ति साथ में दिए जाते थे, जो महिलाएं और पुरुष साथ में दिए जाते थे, जो दास और दासी का काम किया करते थे, जो उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे साथियों, उसको दास दासियां कहा जाता था। दासियां साथियों, दासियों को एक बार क्या है कि जो राजा को जिस दो दासी पसंद आ जाती थी, जिस दासी से राजा को प्यार हो जाता था और उसको कुछ आभूषण अगर राजा दे देता था, तो उसको पासवान रानी के नाम से भी जाना जाता था। चलो ये खैर कला संस्कृति की बातें हैं, है ना, तो वो अलग, हम हमारी जो कला संस्कृति का टॉपिक उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो बस इतना जानना था कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया? 1843 ईस्वी में लॉर्ड एनवेरो के गवर्नर जनरल के समय उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब साथियों यहां तक तो ठीक है। इसके बाद साथियों एक अगला कानून आता है, उस कानून के बारे में पर चर्चा करते हैं, और वह क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम कानून होता है। 1853 ईस्वी में आता है साथियों, 1853 ईस्वी का एक कानून आता है जिसका नाम है साथियों चार्टर अधिनियम। ये साथियों फिफ्थ था, चार्टर अधिनियम फिफ्थ आता है साथियों। पांचवा आता है, और इसमें ये क्या है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम एक्ट था साथियों, अंतिम एक्ट था साथियों। और इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की क्या हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनकाल की क्या हो जाती है, शासनकाल समाप्त हो जाता है, शासनकाल समाप्त हो जाता है। यानी जो ब्रिटेन की जो महारानी है वो यहाँ पे अपना शासन करना शुरू कर देती है। इसके महत्वपूर्ण भूमिका, उसकी जो महत्वपूर्ण जो उसकी बात करें, उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो क्या देखने को मिलती है, तो उसकी जो विशेषताओं की अगर बात करूं तो उसकी विशेषता देखने को मिलती है कि उसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत साथियों सिविल सर्विस है ना, सिविल, देखो सिविल सेवकों एवं खुली प्रतियोगी भर्ती परीक्षा का प्रारंभ किया गया। यानी जो सिविल सेवकों की जो परीक्षा थी, यानी जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो परीक्षा थी साथियों, सिविल सेवकों की जो सिविल सर्विसेज थी वो उसमें प्रारंभ कर दी गई साथियों। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना साथियों, उसमें एक जो समिति का गठन किया गया था साथियों, उस समिति का नाम था लॉर्ड मेकाले समिति। इस समिति का संबंध साथियों की अगर इसके संबंध की बात करूं तो इसका संबंध था कि जो भारतीय नागरिक थे उसके अंदर उच्च शिक्षा और सिविल शिक्षा में भर्ती होने के लिए उसका हद तक क्या स्थान होना चाहिए, उसका संबंध था किससे, लॉर्ड मेकाले समिति से था साथियों। सिविल शिक्षा में भर्ती होने के लिए जो भारतीय नागरिकों की उच्च शिक्षा कितनी होनी चाहिए, ये सब बातें इस समिति की सिफारिश पे होती थी साथियों।
देखो सिविल सर्विस में खुली परीक्षा, तो ये प्रश्न आता है कि भारत में सिविल जो सर्विस की जो परीक्षा थी वो कब शुरू की गई, तो 1853 के अंदर शुरू की गई थी। और साथियों उस समय समिति बनी थी लॉर्ड मेकाले, और ये समिति साथियों बनी थी 1854 में। 1854 में बनती है साथियों। और इससे पहले देखो 1853 से पहले क्या हुआ करता था भाई, सिविल सर्विस हुआ नहीं करती, तो उसमें प्रशासनिक लेवल स्थान पे भर्ती कैसे करते थे, तो उसमें क्या होता था कि साथियों जो बोलने में अच्छा था, जो जान पहचान के जो उसके व्यक्ति हुआ करते थे, उसको वो क्या होता था कि उसको पद दे दिया करते थे। किसी को सीए बना दिया, किसी को पीए बना दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, है ना। तो यानी कोई खास योग्यता उसको देख उसको ऐसी चीजों में क्या योग्यता नहीं देखते थे, वैसे ही उसको अपना जो पद है वो दे दिया करते थे, है ना। अब क्या है कि साथियों हुआ क्या कि ये जो सिविल सर्विस भर्ती की जो परीक्षा होगी, और इसके बाद क्या है कि उसको प्रशासनिक लेवल में जाना पड़ेगा, उसको परीक्षा में बैठना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है जो 1853 के अधिनियम यानी जो आया था चार्टर एक्ट, उसमें ये प्रावधान किया गया था। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बाद में क्या है कि शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है, और इसके आगे की कहानी साथियों एक नई कड़ी यहां से शुरू होती है। और नई कड़ी जब शुरू होती है तो साथियों एक नया एक्ट आता है, और इस एक्ट का नाम है साथियों 1857 का अधिनियम। कौन सा? 1857 का अधिनियम। 1857 का एक्ट। उसमें क्या होता है, उसमें जब ये आता है तो साथियों उस समय देखो क्या होता है कि भारत में कहते हैं कि उस समय ब्रिटिश जो लोग थे ना, वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, बहुत ज्यादा भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे साथियों। वो शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो उस अत्याचार के खिलाफ भारतीयों ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए साथियों विद्रोह किया था। यानी 1857 का साथियों क्या हुआ था, उस समय विरोध होता है, 1857 का विद्रोह होता है। विद्रोह 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, वही क्रांति घटित होती है साथियों। 1857 की क्रांति होती है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है ना। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के समाप्त होने के बाद साथियों यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार है जो अपना हुकूमत सरकार है वो यहाँ पे आ जाती है। विक्टोरिया यहाँ पे क्या अपना राज करने जाती है, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और साथियों इस 1857 के विद्रोह का सही तरीके से साथियों क्या है कि नेतृत्व नहीं होने के कारण ये 1857 की क्रांति है वो क्या हो जाती है साथियों, असफल हो जाती है। इसका कोई अच्छा परिणाम है जो देखने को नहीं मिलता है, और अंग्रेज लोग भारत पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे आ जाती है साथियों। अब आगे की जो कहानी है वो साथियों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और उसमें हम जानेंगे ब्रिटिश ताज का शासनकाल, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत का जो शासनकाल है, यानी विक्टोरिया का जो शासनकाल भारत के अंदर रहा, उस दौरान भारत में कौन कौन से कानून आए, और उस समय भारत के अंदर क्या क्या उसमें प्रावधान था। यानी 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसके बाद साथियों 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता है, उसके बाद साथियों 1935 का 1919 का जो अपना जेम्स फोर्ड एक्ट जो अधिनियम आता है। इस प्रकार के तमाम अधिनियम है ना, उसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अगले वाली रहने वाली है। तो आज की जो क्लास थी ना, तो इसकी क्लास में हमने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पे कौन कौन से कानून लाए गए, और भारत के अंदर कौन कौन से कानून लाए गए, उसमें क्या क्या प्रावधान था, और उसके अंदर क्या क्या बातें, क्या क्या उसकी विशेषता थी, क्या क्या उनका संवैधानिक महत्व था, ऐसी बातें हमने जानी। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के साथियों। तो अब साथियों इस क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। तो आज आपके दोस्त आपके अली आपके सखा को दीजिए इजाजत। तो साथियों शुरू नेक्स्ट क्लास के मिलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, और साथियों समापन करते हैं।